अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तानी फौज की अहम तरीन बैठक हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसका अलामिया सामने आ गया है और फौज ने कुछ अहम तरीन बातें और गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रख देते हैं। और टाउट के लिए इसमें बुरी खबर है। दूसरी खबर यह कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस कब्र खोद रहे हैं, ये कब्र मजीद गहरी कर रहे हैं। ये मजीद गहरी कर रहे हैं। पहले 6 जजेस ने खोदी, फिर 5 ने खोदी, अब 7 ने खोदना शुरू कर दिया, बल्कि खोद दी है। ये कब्र इस तरह से बंद नहीं होगी, इसके अंदर कोई ना कोई जाएगा। और ये जितनी गहरी ये खोदते जा रहे हैं, महसूस हो रहा है कि कोई एक नहीं जाएगा, बल्कि बहुत सारे इसके अंदर जाएंगे। ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक इंतहाई सेंसिटिव और अहम तरीन मामला है, ज़ईम लग़ारी साहब हैं। ये एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर मोस्टली काम करते हैं। आलिया हमजा साहबा को जब उनके हल्के से गिरफ्तार किया गया, उस दौरान इन्होंने बड़ी तगड़ी कवरेज की और मीडिया को जितना पता चला, बल्कि लाइव ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, ना सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे, बल्कि धड़ाधड़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये खबरें और वीडियोज की सूरत में भेज रहे थे। उनके बारे में इतलात है कि गुज़श्ता 24 से 36 घंटों में उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, उन्हें गायब कर लिया गया है, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है, कोई इतलात नहीं है, उनका नंबर बंद है और अभी तक खैर उनकी फैमिली से बातचीत नहीं हुई, लेकिन कोई पता नहीं है कि वो कहां पर है। बराए मेहरबानी उनके लिए आवाज उठाएं। एक नौजवान जर्नलिस्ट हैं, बात कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, हालात बता रहे थे, लेकिन अब जिस परेशानी कर्ब से वो खुद गुजर रहे हैं, उनकी फैमिली गुजर रही है, फाइनेंशियल हालात कैसे होते हैं, फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, बीमारियां लगी हुई हैं, यानी बड़े बुरे हालात हम सब के हैं, आपको मालूम है। लिहाजा ऐसे टाइम में अगर किसी बंदे का इस तरह से गायब हो जाना ये खौफनाक है। ये बल्कि एक दरखास्त भी डाल दी गई है, आलिया हमजा साहबा भी साथ खड़ी हैं आज, उन्होंने जिक्र भी किया है। लेकिन ये एक बहुत पेनफुल, एक बहुत ज्यादा, ये दुनिया का सबसे ज्यादा इनह्यूमन तरीन एक्ट है। ये गैर इंसानी सलूक तो खैर काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी फहरिस्त बनाए ना, गैर इंसानी सलूक की सबसे ऊपर जो आएगा वो जबरी गुमशुदगी या जबरदस्ती किसी को गायब कर देना, किसी को उठाकर गायब कर देना और उसके बारे में कोई इतलात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई किसी की जिंदगी का मालिक बन गया हो। अल्लाह माफ करे। ज़ईम लग़ारी साहब के लिए बराए मेहरबानी आवाज उठाएं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे, उनकी फैमिली के लिए आसानियां करे। केस भुगतें जी, आपने ऐसे ऐसे खौफनाक किस्म के कवानीन बना दिए हैं जिनमें साफ जाहिर है कि लोगों को अपने लथेड़ना है, लेकिन ये जो गायब करने वाला सिलसिला है, अल्लाह ताला इसे महफूज रखे। अब नाज़रीन, ये अहम तरीन है, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी हुआ है। अब ये दिलचस्प इसके अंदर इसलिए है, आप कोर कमांडर अलामिया हो या फॉर्मेशन कमांडर अलामिया हो या DGISPR साहब की गुफ्तगू या बातचीत हो, आप उन सबको ज़हन में रखें। गुज़श्ता 2-2.5 सालों से, ये कम से कम 1-1.5 साल से, या शायद 2-2.5 साल हो गए हैं, उनको बड़ी गौर से देखा जाता है, बड़ी गौर से सुना जाता है। अब उसके अंदर जो गुफ्तगू या बातचीत होती है, उसके अंदर लाजमी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद होती है, उसके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी पर तनकीद होती है, उसके ऊपर 9 मई के हवाले से बातचीत की जाती है, गुफ्तगू की जाती है, और बहुत सारी ऐसी बातें की जाती है जिनकी बाद में आकर टाउट इंटरप्रिटेशन करता है। अच्छा, ये टाउट खड़ा हो जाता है, शायद इदारा वैसी बात ना भी कर रहा हो, लेकिन जो टाउट जिस तरीके से बयान करता है, महसूस हो रहा होता है कि टाउट ने अगर रोटी ज्यादा खा ली हो ना, और खुदा ना खास्ता उसे ठीक से वो रिलैक्स ना हुआ हो, अभी इसका गुस्सा भी वो इदारों के साथ जोड़कर निकालता है। लिटरली वो इसका गुस्सा भी इदारों के साथ, मैंने 1-2 टाउट को देखा है। अच्छा, वो ऐसे नौसरबाज टाउट हैं, वो अपनी उंगलियां इधर रखते हैं और अपनी डिग्रियां सामने लेकर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम देखिए हमारा काम तो है रिपोर्ट करना, लेकिन वो लिटरली धमका रहे होते हैं। लिटरली वो इदारों के बारे में जो असल नफरत किसी ने पैदा की या इदारों और अवाम के दरमियान जो डिफरेंसेस क्रिएट किए, वो इन टाउट्स ने किए हैं। इन टाउट्स की को जो हल्लाशेरी देते रहे उन्होंने किए हैं। बल्कि मैंने एक इंटरव्यू किया था लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब का, उन्होंने कहा था कि DGISPR साहब को बाकायदा से रोकना चाहिए बहुत सारों को, यानी उन्हें इनकी जुबानें बंद करनी चाहिए। जिस तरीके से टाउट आकर, चूंकि टाउट का एक इंटरेस्ट है, टाउट डायरेक्टली एक इंटरेस्ट और उसका मामला थे टाउट के, ज़ाहिर रोटी पानी दलिया इसी से चलता है टाउट का। तो लिहाजा जो इस दफा जो अलामिया जारी हुआ है, इसके अंदर टाउट के लिए कोई मवाद नहीं है, इसके अंदर सोशल मीडिया को कोई तड़ी नहीं लगाई गई है, इसके अंदर जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी, इंतशारी टोला, 9 मई, इसका जिक्र नहीं है, बल्कि इंतहाई प्रोफेशनल और बड़ी वाज़ेह तौर पर कुछ एक चीजें बताई गई हैं और सामने रखी गई हैं। अब ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब निशान इम्तियाज मिलिट्री की जेर सदारत 267वां कोर कमांडर इजलास हुआ है। शुरका का मादरे वतन के अमन इस्तेकाम के लिए शोहदा, अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों को की लाजवाल कुर्बानियों का जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। अभी बस ज़हन में रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और यह अहम तरीन, फौज की कोई भी प्रेस रिलीज, कोई भी स्टेटमेंट जो शुरू होती है, वो सबसे पहले अवाम को खराज अकीदत या खराज तहसीन पेश करने से शुरू होती है। अवाम है तो फौज है, अवाम की हिमायत है तो फौज है। और इसका बाकायदा से आखिर में इसी जो अलामिया है, इसके अंदर जिक्र भी किया गया है। इसके अंदर बड़ी क्लियर कट जनाब इंडिया को उसकी औकात दिखाई गई है, भारत को ठीक ठाक आंखें दिखाई गई हैं और बताया गया है कि जनाब भारत जो कश्मीर के अंदर कर रहा है ये काबिल कबूल नहीं है और हम कश्मीरियों की खुलकर हिमायत करेंगे। फोरम ने भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की है और उन्हें खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए एक संगीन
खतरा करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौन यानी प्लेबिसाइट के बारे में और अक़वाम मुत्तहिदा की इसके ऊपर जो करारदादे हैं उनका भी जिक्र हुआ है इसके अंदर। इसी अलामिये के अंदर बाकायदा से बलोचिस्तान का जिक्र हुआ है। बलोचिस्तान के अंदर जो हालात खराब किए जा रहे हैं उनका जिक्र हुआ है। इसके अंदर फितनतुल ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जा रही हैं उन्हें बाकायदा से ठीक ठाक बताया गया है, सुनाई गई है और बताया गया है कि जनाब ये हमें गहरी तशवीश है और ज़ाहिर इदारे सिक्योरिटी के इदारे अपना काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बारे में बातचीत की गई है, बलूचिस्तान में अवाम पर मरकूज समाजी और इक्तिसादी तरक्की के बारे में बातचीत की गई है। तो एक इंतहाई प्रोफेशनल किस्म की का एलामिया है जो कि सामने आया है। लिहाजा टाउट के लिए इसके अंदर मवाद नहीं है और बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का, नो मई का, इन सारी चीजों का जिक्र नहीं है। और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था अदील राजा साहब ने भी कहा है कि ये एक सरप्राइजिंगली एक बड़ी डिफरेंट किस्म का एलामिया है जो कि सामने आया है। अब नाज़रीन दूसरी खबर है, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की है और यह अहम तरीन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ये मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, ये खड़े हो गए हैं और जजेस ने मेरे ख्याल में बहुत देर की है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों के जजेस ने। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जजेस को अपने मुफादात नजर आ रहे थे, यानी ज़ाहिर है उन्हें नजर आ रहा था कि सामने जनाब देग पकी हुई है और उस देग में से सबसे पहले थाली हमें मिलेगी और थाली मिली भी। बहुत सारे मेरिट का कत्लेआम करके बहुत सारों को इक्तदार दे दिया गया, इक्तदार से मुराद कंट्रोल पावर दे दी गई, बहुत बड़े बड़े उहदों पर उन्हें बिठा दिया गया। फिर बाकी जिस तरीके से जुडिशरी मैनेज हुई, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमेशा ही ये जनाब हिलती रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ज़लज़ले पाकिस्तान में बर्पा किए हैं और ये हर दौर में खड़े हुए हैं, चाहे कोई अगवा हुआ हो। अहमद फरहाद साहब को जब उठाया गया था, आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस की उसके ऊपर रूलिंग, जिस तरीके से गुफ्तगू बातचीत जो जज साहब ने अहकामात जारी किए थे और बहुत सारे और हवालों से भी। फिर 6 जजेस का खत भी आपको याद होगा। अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का आमिर फारूक की जारी करदा सीनियरिटी लिस्ट, अब सीनियरिटी लिस्ट जो जारी की गई है उसके अंदर लाहौर हाईकोर्ट से जो जज साहब इंपोर्ट किए गए हैं, जिनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान भर में, उनको सीनियरिटी में टॉप पर रखा गया है, यानी उन्हें चीफ जस्टिस बनाना है बुनियादी तौर पर। यही इसके पीछे सोच मौजूद है। इसमें जो खत लिखा गया है ये जनाब खत नहीं है बल्कि जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आमिर फारूक को इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी है। अब गोंदल साहब का एक व्लॉग देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन है ये बुनियादी तौर पर एक कंसर्न शो किया गया, बल्कि एक वजाहत मांगी गई है। इब्राहिम मेहरबानी जनाब आप बताइए कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है? आप लोगों ने जजेस को उथल पुथल कर दिया है, यानी जिस जज का जो मेरिट बनता है, जिस जज का जो हक बनता है, हक तलफी की जा रही है। यानी जिस मुल्क के अंदर जजेस को हक नहीं मिल रहा, जिस मुल्क के अंदर जजेस के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनकी काबिलियतों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो मेरे और आप जैसे लोग कीड़े मकोड़े बेचते क्या है इस मुल्क के अंदर? लिटरली बेचते क्या? हमारा तो जनाजा निकला हुआ है ना आगे। तो ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से जारी करदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भिजवा दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी साहब को भी इसकी एक कॉपी भिजवाई गई है और इसके अंदर अहम तरीन बात यह है कि इसके अंदर 2 नए मुअज़्ज़ज़ जजेस भी शामिल हुए हैं। अब 2 जजेस ने अलग से मजीद ये जो रिप्रेजेंटेशन फाइल की है और इससे पहले ये 2 जजेस शामिल नहीं थे, जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद दाहिर भी अलग से अपने इदारे के सरबराह जस्टिस आमिर फारूक को सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे। तो ये बड़ी अहम तरीन है, ये अहम तरीन डेवलपमेंट है कि अब 7 जजेस खड़े होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और वो सवाल उठा रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं कि जनाब हमारे हक तलफी की जा रही है। इससे पहले ये जजेस चीखते रहे कि हमें फैसले नहीं करने दिए। देखिए जज एक नौकरी नहीं होती, ये एक मनसब है, ये खुदा करीम की एक सिफ्त है, इंसाफ करना अल्लाह पाक की एक सिफ्त है और ये अगर जमीन में किसी इंसान को अदा हो जाए तो ये एक आजाद होता है, ये नौकरी नहीं है। जजेस ने पैसे कमाकर, धमड़ी कमाकर या प्रोटोकॉल के पीछे पढ़कर कुछ हासिल नहीं करना, बल्कि अगर ये किरदार अदा करेंगे तो तारीख इन्हें याद रखेगी और तारीख भी याद रखेगी और उसके बाद एक ज़ाहिर है इनका एक कंट्रीब्यूशन भी होगा मुल्क के लिए और आगे भी इनके लिए आसानियां होंगी। नाज़रीन ये क्या अहम तरीन मसला है और ये बहुत सीरियस मसला है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जुडिशरी मैनेज हुई है, फिर मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुआ है और फिर जो लोग उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं और फिर जो पीका कवानीन लाए गए हैं। अब ये खबर ये है कि यूरोपीय यूनियन हैज डिसाइडेड टू रिव्यू पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस इन जून 2025, यानी जून 2025 2-3 महीनों के बाद, चंद महीनों के बाद जीएसपी प्लस स्टेटस को यूरोपीय यूनियन रिव्यू करेगा। ये 27 कन्वेंशन है पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन के साथ और उसके अंदर बुनियादी हुकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको इंसाफ मिलेगा, आप तक पैसे पहुंचेंगे, इनइक्वालिटी खत्म होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। अब जो मुआहिदा था, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस था, ये 2027 तक हमारा मुआहिदा था, लेकिन जाहिर हालात ऐसे बने। बल्कि हामिद मीर साहब ने कल इसके ऊपर उनका एक खबर भी आई थी, उनके हवाले से छपी थी कि हामिद मीर साहब ने कहा कि जब वो यूरोपीय यूनियन का बंदा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, जब उससे मिले वो खुद हैरान था
کہ یہاں پر تو جھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں انہوں نے, یعنی بالکل انہوں نے بکیاں ادھیڑی ہوئی ہیں, پسلیاں لوگوں کی نکال کر رکھ دی ہیں. یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے اس ملک کے اندر پیدا ہونا ایک جرم ہے, ایک جرم بنا ہوا ہے. تو اب یہ باقاعدہ سے جون 2025 میں یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ریوزٹ کرنے جا رہے ہیں, اور جو کہ 2027 تک ہونا تھا, اور دیٹس الارمنگ. یعنی ہماری ان کے ساتھ 8-10 ارب روپے کی ٹریڈ ہے, اور یہ ڈیوٹی فری ٹریڈ ہے, یہ ٹیکس بہت زیادہ لمیٹڈ, شاید بہت ساری چیزوں پر نہیں ہوتا ہے. اور بڑے عرصے کے بعد اور بڑی تگودوں کے بعد اور بڑی لابنگ کے بعد پاکستان کو یہ سٹیٹس حاصل ہوا تھا, لیکن یہ بھی ختم کر لیا گیا ہے. اب ناظرین خبر یہ ہے کہ جناب 8 فروری کو تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کرنے جا رہی ہے. ایک تو یہ احتجاج پاکستان میں ہوگا لیکن ایک باہر ہوگا. میں قاسم سوری صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب تمام تر اوورسیز پاکستانی جس بھی ملک کے اندر موجود ہیں ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ہم نے باقاعدہ سے پلاننگ کی ہوئی ہے, ہم نے ٹائم سیٹ کیے ہوئے ہیں, ہم نے جگہ سیٹ کی ہوئی ہیں, ہر شہر میں ہر ملک میں ڈیمونسٹریشن ہوں گی, پروٹیسٹ ہوں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے آج یہ کہا کہ جناب 8 فروری یہ 8 فروری نہیں ہے, صرف احتجاج کا دن نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا دن ہے, یہ پاکستان کا دن. انہوں نے کہا کہ یہ 8 فروری پاکستان کی ایک نئی تاریخ اور ایک نئی ڈیفینیشن اور ایک نیا نام ہے, لہذا 8 فروری کو باہر نکلیں. اب جنید اکبر صاحب یہ انہوں نے ماحول گرمایا ہوا ہے, ایک انتہائی جارحانہ مزاج ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کرتے. ہوپ سو کل ان سے انٹرویو بھی ہوگا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ویری فوکسڈ, آرٹیکولیٹ, ٹو دا پوائنٹ, بہت ساری چیزیں ان کی واضح ہیں. اور وہ کل جناب وہ 8 فروری کو ان کا پہلا امتحان ہوگا, پہلی سیڑھی ہوگی جہاں پر وہ پروٹیسٹ کریں گے, ڈیمونسٹریشنز کریں گے, اور لیٹس سی کہ اس سے کیا نکلتا ہے. اور باقی تمام تر شہروں میں پاکستان بھر میں پروٹیسٹ کیے جائیں گے, احتجاج کیے جائیں گے. کرکٹ میچ بھی ہے, وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کرکٹ ہماری ایک بین الاقوامی تعارف ہے, کرکٹ ہمارا ایک انٹروڈکشن ہے, لہذا کرکٹ میچ اپنی جگہ پر ہو, پروٹیسٹ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں پر کرکٹ میچ ہو رہا ہو یا پھر کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ ہو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. چونکہ کرکٹ ہمارا ایک الگ طرح سے بین الاقوامی تعارف ہے, کرکٹ ہی واحد ہمارا سافٹ بین الاقوامی تعارف, ایک اچھا امیج ہے پاکستان کا. نہیں تو دنیا میں بدماشوں کے طور پر جانتی ہے, دنیا میں مار دھاڑ کرنے والوں کو, حقوق سلب کرنے والوں کے نام سے جانتی ہے, کرپٹ پولیٹیشنز کے نام سے جانتی ہے. اگر ہمارے پاس کچھ بچا ہوا ہے تو ایک کرکٹ ہے کہ جو ایک ہمارا سافٹ انٹروڈکشن ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.